हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आरबीएल बैंक की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे आरबीएल बैंक, आप सबको पता है कि स्टॉक प्राइस तो कोलैप्स करता ही जा रहा था और आज तो भैया उसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया। तो चार्ट पे चलेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे, वहाँ पे मैं चार्ट भी पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम पे मैं सेम डिस्कशन कर चुका हूँ एंड टेलीग्राम पे भी मैं चार्ट पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगर आप वहाँ पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी आपको सब मिल चुका है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो डिपॉजिटर्स हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने खुद कहा है एंड आई ऑल्सो बिलीव कि गवर्नमेंट एंड आरबीआई यहाँ पे किसी बैंक को फेल नहीं होने देंगी। एंड दे हैव स्पेसिफिकली सेड कि इट इज़ वेल कैपिटलाइज्ड, बट आई थिंक दे वांट टू लुक थ्रू मच मोर थिंग्स इन डिटेल एंड दैट इज वाई यू नो आरबीआई की जो भी यहाँ पे आई है, आप इसको इन्वेस्टिगेशन बोलें, आप कुछ भी बोलें इसको, बट आरबीआई ने यहाँ पे ध्यान देना शुरू किया है बहुत ज़्यादा आरबीएल बैंक के ऊपर। एंड स्टॉक प्राइस ने आपको बता दिया है कि कुछ गड़बड़ तो है। एज इन्वेस्टर्स आपको यहाँ पे बच के रहना है। एज इन्वेस्टर्स आप ये नहीं कर सकते कि कोई नहीं यहाँ पे बॉटम फिशिंग कर लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे गिर गया सस्ता मिल रहा है। नहीं, आपको ये नहीं करना। राकेश झुनझुनवाला जी 10% स्टेक बाय कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करना। लेंडिंग बिजनेसेस में आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी। मैं पर्सनली इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ। इनसाइट्स बाय द बुल का एक सेशन था जिसमें हमने बात करी थी कि लेंडिंग बिजनेसेस में आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। आपका कितना भी मन कर रहा हो ना, इसको छोड़ के किसी भी सेक्टर में रिस्क ले लो, आप बच जाओगे। यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलता 3, 5, 10 साल पहले कोई लेंडिंग करी हो इन्होंने, वो डिफॉल्ट मार जाए और बैंक की हालत खराब हो जाए या एनबीएफसी की हालत खराब हो जाए। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। डीएचएफएल का जब क्रैश हुआ था, किसी को भी नहीं लगा था कि डीएचएफएल का क्रैश ऐसा हो जाएगा या उसके अंदर कोई दिक्कत आएगी। यस बैंक जब जा रहा था तब लोगों को लगता था कितना गिर जाएगा, कितना गिर जाएगा। आप देखो अब उसका शेयर का भाव क्या है, राइट। तो इस चीज पे मत जाना। लेंडिंग बिजनेसेस में आपको पर्सनली पता है, मैं सबको यहाँ पे बता चुका हूँ, हमारे पास कोई बैंक्स नहीं है पोर्टफोलियो में, किसी क्लाइंट के पास बैंक नहीं है पोर्टफोलियो में। जो भी मनी क्राफ्ट में हमारी तरफ से हम सबको एग्जिट कह चुके हैं या हम बाइंग की एडवाइस नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, राइट। सो हमारा बहुत ही सिंपल रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है कि हम वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे और हमें वो ग्रोथ भी नहीं दिख रही। आपको ध्यान होगा 1.5 साल पहले मैंने आप लोगों से बात करी थी कि लेंडिंग बिजनेसेस बहुत अंडर स्ट्रेस रहेंगे। चाहे आपको यहाँ पे कोई कितना भी बोलता रहे कि इकोनॉमी की हैवी लिफ्टिंग बैंक्स करेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी तो बैंक्स बढ़ेंगे। मैंने आपसे तब भी यही कहा था, बैंक्स का शेयर प्राइस बढ़े ये जरूरी नहीं है, कंपनी काम करती रहे। रिलायंस 8-9 साल से खड़ा है। आईटीसी आप लोगों का चहीता, बहुत लोगों का चहीता होगा जो 7 साल से 1 रुपया कमा के नहीं दे रहा है आपको, राइट। तो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखें कि बिजनेस में ग्रोथ आना और शेयर प्राइस में ग्रोथ आने में फर्क है। यस, दे डू फॉलो ईच अदर, राइट। आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा अगर बिजनेस बढ़ रहा है, बट लंबे समय में कोरिलेशन पॉजिटिव है या कोरिलेशन करेक्ट है। शॉर्ट टर्म में आप देखते हो कि कुछ भी हो सकता है वहां पे। और ये कौन होता है कहने वाला कि लॉन्ग टर्म 1 साल है, 2 साल है या 10 साल नहीं है। हो सकता है लॉन्ग टर्म मार्केट को लगे 15 साल हो, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है यहाँ पे। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता आया हूँ, लेंडिंग बिजनेसेस में जब भी आप इन्वेस्ट करें, गो विद द बिगेस्ट प्लेयर्स एंड गो विद द स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट कौन सी है, तो क्या तरीका है? यही तरीका है कि मार्केट को डिसाइड करने दो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट मार्केट को किसकी लग रही है। ये कैसे पता चलेगा? जब भी आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, जो भी लेंडिंग बिजनेस सबसे महंगा होगा वो आप देखोगे जनरली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। आप बैंक्स के अंदर देख लो तो कोटक जैसे आपके बहुत एक्सट्रीम वैल्यूएशंस पे चलते हैं, राइट। बड़े बैंक्स में अगेन छोटे बिजनेसेस की बात नहीं कर रहा, आपके प्राइवेट सेक्टर में 4 ही बड़े लेंडर्स हैं, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, राइट। एनबीएफसीज में आपकी सबसे बड़ी एनबीएफसीज आपकी एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, राइट। इन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। छोटी कंपनी कोई हो सकती है जो आए और उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा। बीच में बंधन बैंक भी बहुत ज़्यादा वैल्यूड था। बंधन खैर माइक्रो फाइनेंस स्टोरी है, बंधन बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। बट मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, आप देखो बंधन बैंक भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। इनफैक्ट सबसे खुशी की बात आज मेरे लिए यही थी कि आरबीएल बैंक जो गिरा वो सबको लेकर नहीं टूटा। डीएचएफएल का जब क्रैश हुआ था वो सबको लेकर गया था साथ में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मार्केट इसको उस तरीके से नहीं देख रही जिस तरीके से डीएचएफएल का फियास्को था। बट दैट डज नॉट मीन कि एज आरबीएल बैंक इन्वेस्टर्स यू आर गोइंग टू बी सेफ, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि बैंक खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, बट मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है इसका शेयर प्राइस चले, और ये भी हो सकता है कि इसका शेयर प्राइस यहां से बहुत ज्यादा करेक्ट हो। तो आपको क्या करना है? अगर आपका मन है आरबीएल बैंक में और शेयर्स खरीदने का, आप तभी खरीदें जब ये अपने लेवल्स के ऊपर आना शुरू हो जाए, जब आपको इसके अंदर दिखे कि टेक्निकली मार्केट को इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपको दुनिया भर का कॉन्फिडेंस हो,
पैसा आपका तभी बनेगा जब बाकी लोगों को भी कॉन्फिडेंस होगा। क्यों? क्योंकि शेयर का प्राइस आप अकेले मूव नहीं कर सकते, बाकी मार्केट को पार्टिसिपेट करना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी पोजीशन बेच भी नहीं पा रहे ना, आपको है कि नहीं यार जतिन ये बहुत सस्ता हो गया, मैं इसको यहाँ नहीं बेचूंगा, कम से कम यहाँ पे और बाइंग करके और पैसा ना फंसाएं। DHFL में, यस बैंक में मैंने सेम मिस्टेक देखी है। मैं आपको बता नहीं सकता, 100 इन्वेस्टर्स की मैंने सेम मिस्टेक देखी है। और मे बी मेरा यूट्यूब चैनल और बड़ा हो तो फिर मैंने और लोगों के साथ भी यही चीज़ एक्सपीरियंस करी होती। बट जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं मनीक्राफ्ट के अंडर, या जितने भी लोग मुझे पहले से जानते हैं या यूट्यूब चैनल के थ्रू जानते हैं, मैंने इतने लोगों के साथ देखा है 50 रुपए का तो ले ही लेते हैं यस बैंक, 40 का ले ही लेते हैं यस बैंक, 20 का ले लेते हैं यस बैंक। कहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना गिर जाएगा, आपको ये चीजें पैसा कमा के नहीं देती। और ध्यान रखें, यस बैंक के भी शेयर्स अभी मोस्टली सबके लॉक इन में पड़े हैं, राइट। आपका जो मोरेटोरियम लगा था शेयर्स के ऊपर कि आप सारे शेयर्स नहीं बेच सकते, कुछ लॉकड इन रहेंगे, मेजर चंक शेयर्स का एक तरीके से लॉकड इन है मैं कहूंगा। तो लिक्विडिटी आपको अभी लग रही है यस बैंक में ज्यादा है, बट एक्चुअली बहुत ज्यादा है। तो प्लीज ध्यान रखें इन चीजों का, जबरदस्ती यहाँ पे बाइंग ना करें। हम एक बार चलते हैं स्क्रीन पे, ट्रेडिंग व्यू पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे चलते हैं, वहां पे समझते हैं कि ये चार्ट स्ट्रक्चर हमसे क्या कह रहा है। और हम कल कोशिश करेंगे कि और बाकी बैंक्स भी डिस्कस करें। डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर कि कितना टाइम मिलता है मुझे वीडियो बनाने का, बट आरबीएल बैंक पे बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई? मुझे पता है यहाँ पे काफी लोग कहेंगे कि हम खरीद लेते हैं, बहुत अच्छा मौका है, ये है वो है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेट द मार्केट्स टेल यू कि अच्छा मौका है, आप अच्छा मौका मत बनाओ इसे। प्लीज ध्यान रखें यहाँ पे। पर्सनली मैं बता दूं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आप लोगों के लिए। हम सिर्फ अपने क्लाइंट्स मनीक्राफ्ट के अंडर हैंडल करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, राइट, बिकॉज मनीक्राफ्ट इज माई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म। बट जो भी मेरी लर्निंग्स रही हैं ओवर द ईयर्स मार्केट से, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको पर्सनली एक और डिस्क्लोजर दे दूं, हमारे पास कोई बैंक्स नहीं है, जो मैं आपको बता चुका हूं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक लेंडिंग बिजनेस है पोर्टफोलियो में, बड़ी एलोकेशन में, विच बड़ी एलोकेशन का मतलब यही है कि वो ही सिग्निफिकेंटली कुछ करेगा। आई डोंट थिंक इनसिग्निफिकेंट एलोकेशन में भी मेरे पास इस समय कोई भी लेंडिंग बिजनेस है। आई डो नॉट थिंक मेरे पास कोई है, राइट। सो एक ही कंपनी है, आप सबको कंपनी पता है, मेरे को बार बार बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एंड मैं उसी को होल्ड कर रहा हूँ, वही क्लाइंट्स के पास रिकमेंडेशन में गया हुआ है और सालों से हम उसी को खरीद रहे हैं यहाँ पे। सो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे ही वीडियो को एंड भी करेंगे, वहीं पे डिस्कशन एंड करेंगे अपना। बट चार्ट स्ट्रक्चर समझते हैं और ये समझते हैं कि किन लेवल्स के ऊपर आपको एक वापस पॉजिटिव अपना आउटलुक करना है रिगार्डिंग आरबीएल बैंक, और किस लेवल के नीचे जब तक ये है तब तक आप इसके सामने हाथ जोड़ें, कहें हमसे गलती हो गई, हम नहीं समझ पाए कि आपकी मंशा क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, एंड आप इससे दूर रहें। प्लीज़ ये बात मानिए। टेक्निकल्स, मुझे पता है काफ़ी लोग कहेंगे कि फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं, हम टेक्निकल्स फॉलो नहीं करते, वो आपकी बहुत बड़ी गलती है मेरे ख्याल से। आई एम अ प्योर इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, फंडामेंटल्स भी यूज़ करता हूँ, टेक्निकल्स भी यूज़ करता हूँ। अब आप कहोगे टेक्निकल्स क्यों यूज़ करते हो, तो ट्रेडिंग के लिए हमने सुना है। आपने गलत सुना है। टेक्निकल्स कैसे बनते हैं, चार्ट्स आपके कैसे बनते हैं, एक बायर और एक सेलर के मिलने से बनते हैं, राइट। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टॉक मार्केट, जो आपका चार्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप प्राइस नहीं समझ पाते कि प्राइस में क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं आ रही है, तब किस बात के इन्वेस्टर बनेंगे यहाँ पे। तो इन्वेस्टर बनने के लिए आपको टेक्निकल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए टेक्निकल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटर एग्जिट, बेटर एंट्री, हाउ टू टाइम द मार्केट बेटर आप ज़रूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप 100% टाइम कर पाएंगे, बट आपका बहुत समय खराब होने से बच जाएगा। अब आप सोचो, आईटीसी में आपसे बार बार क्यों कहता हूँ कि एक लेवल कटे उसके बाद ही लेना, बीच में मत कूदना, कोई रीज़न होगा ना। टेक्निकल्स पे वो रीज़न है, 7 साल से स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस नहीं है। चलो बीच में एक बार को गया था ऊपर जब लगा था जीएसटी कम है इसके ऊपर और ये सब, बट आपने देखा कितनी जल्दी कोलैप्स हुआ तो आप एग्जिट कर जाओ। एग्जिट अगर आप कर गए तो आपका इतने सालों तक पैसा लॉकड इन नहीं रहा उसके अंदर, आप कहीं और से रिटर्न्स कमा लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो कोई चीज़ होती है इन्वेस्टिंग में। यस, हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत अलग ढंग से काम करते हैं। मैं इनफैक्ट खुद 3-3 साल तक शेयर्स नहीं बेचता अगर उनमें प्राइस मूवमेंट नहीं आ रही, इफ दे आर होल्डिंग ऑन टू देयर लेवल्स। तो टेक्निकल्स पे आप होल्ड कर रहे हो, फंडामेंटल स्टोरी आपकी ठीक है, प्राइस नहीं चल रहा, आई विल नॉट सेल, बट दैट डज नॉट मीन आई नीड टू बाय मोर। मैं तभी खरीदूंगा ना जब भैया आप चलने लगोगे, मैं और पैसे क्यों ब्लॉक करूं। तो टेक्निकल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्रीन पे चलते हैं। फंडामेंटली मेरी कोई कवरेज नहीं है आरबीएल बैंक पे, आई नो क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट मुझे कह रही है कि इसको कवर करने की अभी जरूरत नहीं है। सो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, टेक्निकल्स समझते हैं, चार्ट स्ट्रक्चर समझते हैं और वही वीडियो को एंड करते हैं।
तो गाइज हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आरबीएल बैंक का मैंने चार्ट खोला हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे। आप देख सकते हैं मैंने एक एरो सिंपल ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ। और अब मैं समझाऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या करना है हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक गिरावट आपको बहुत टाइम से देखने को मिल रही थी, राइट। एंड ये आपका कोविड क्रैश है, बट ये पूरी गिरावट उससे पहले की है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को लग गया था कि ये स्टॉक में बहुत बड़ी दिक्कत है। अब हम चलते हैं पास्ट में। पहले पास्ट में चलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ों से ही आप सीख सकते हैं। पास्ट में आपको एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपको हायर बॉटम फॉर्मेशन दिख रही है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आपका एक जोन में कंसोलिडेशन में चला गया। अब देखो मैं आपके सामने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा, मैं लाइंस को अपनी ब्लैक कर देता हूँ सबको। मैं कोई इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये चीज़ें आंखों से आपको दिख रही हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इंडिकेटर लगाने की। एक कंसोलिडेशन में चला गया, उस कंसोलिडेशन से करेक्शन में गया, नीचे टूटा बट फिर ऊपर आ गया, राइट। और आप देखोगे नीचे के लेवल्स भी कहाँ तक के आए हैं, ये पहले वाले जोन तक के। तो इसको भी मैं एक बार ब्लैक कर देता हूँ, हमें ज़रा स्क्रीन पे क्लियर दिखेंगी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये इस जोन तक ही गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इस चार्ट के अंदर। फिर ये भाई सब ऊपर गए, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, ये अपना ऊपर चला गया, ये रहा आपका ब्रेकआउट, राइट। ये ब्रेकआउट आया, ये ऊपर चला गया एंड ऊपर जाने के बाद अगेन नीचे आया और अगेन यही लेवल को टच किया, यानी कि ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। ये आपको चार्ट खुद बता रहा है, मैं नहीं आपको बता रहा, आप खुद देख सकते हो। वापस आके टकराया है एंड देन अगेन वापस ऊपर जाना शुरू किया, किस फॉर्मेशन में, हमारा हायर बॉटम्स बनाते हुए। वी आर वेरी हैप्पी कि ठीक है भैया तुम ऊपर जा रहे हो। अब लेटेस्ट से फॉर एग्जाम्पल मैं, और ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहा, मेरे बिल्कुल सिस्टम इस हिसाब से। अगर मैं स्टॉक में इन्वेस्टेड होता, मुझे फंडामेंटली स्टॉक बहुत पसंद होता, एक बार सपोर्ट मिल चुका, 2 बार सपोर्ट मिल चुका, 3 बार सपोर्ट मिल चुका एक अच्छे मूव के बाद, ये मेरा स्टॉप लॉस होता डिसाइसिव इस स्टॉक के अंदर। 450 रुपये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 450, 450, राइट। तो ये मेरा स्टॉप लॉस होता है इसके अंदर। ऊपर गए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली गिरावट आई, पहली गिरावट हमने देखा, यहाँ तक आके रुकी और इसने इस रेजिस्टेंस को जो कट किया था यहाँ पे, उस पर सपोर्ट लिया, फिर नीचे गया, फिर उसी रेजिस्टेंस को जिसको सपोर्ट बना दिया था उसको सपोर्ट की तरह फॉलो नहीं कर रहा, अब इसको रेजिस्टेंस बना चुका है। ये इस रेजिस्टेंस पे ये टकराया और फिर भाई साहब चल दिए नीचे और बिल्कुल सीधा सीधा फॉल, बिल्कुल स्टीप फॉल। ये कैंडल आपको बता देती है कि हो चुका काम हमारा। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस पे भी कैसी लाल कैंडल है, बट ये कैंडल विद वॉल्यूम, बहुत बड़ी कैंडल, अर्निंग्स वाले दिन आई कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पे आपको एक कॉल मिला इस स्टॉक की तरफ से कि इसके अंदर कुछ दिक्कत है। और हमें पता ही है लैंडिंग बिजनेसेस थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिलता है कि आपको इससे दूर रहना है कम से कम और बाइंग नहीं करनी। और ये सिग्नल आपको मिला है 19 जुलाई को, राइट। उसके बाद आप देखोगे ये भाई साहब नीचे गए और इस कैंडल पे इसने ब्रेकडाउन दे दिया, कंफर्मेशन। यहाँ पे ये गया था 29 जुलाई को हल्का नीचे, 2019 की बात है देखो, और ये आ गई आपकी कंफर्मेशन कैंडल। ये दिन था जब आपको, या इस दिन कह लें हम, 31 जुलाई को कह लेते हैं हम, आपने अगले दिन 31 जुलाई को ये स्टॉक बेच देना था 2019 में, और उसके बाद आपको नहीं खरीदना जब तक ये 450 के ऊपर नहीं आ जाता, क्योंकि ये आपका मेन लेवल था। सिंपल लॉजिक है, मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कोई चेंजेस नहीं करे हैं, मैं ये एक्स्ट्रा ड्रॉइंग्स हटा रहा हूँ, राइट, ताकि चार्ट हमें थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखे। कुछ लाइंस हो सकता है आपको थोड़ी लग रही हो कि और एक्यूरेट बन सकती हैं, डेफिनेटली बन सकती हैं। मैं भी आपको बस सिखा रहा हूँ चीज़, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ सारा काम। अब ये भाई साहब चलना शुरू हो गए नीचे, राइट। मैं ये एरो भी हटा देता हूँ, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये भाई साहब चलना हो गया नीचे शुरू, और हम यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं। तो हमने 450 का स्टॉप लॉस का हिट लिया एंड हमने इसको एग्जिट किया फॉर एग्जांपल 400 रुपये पे, 397 390 जो भी है आप देख लो, 400 रुपये के अराउंड बैठ गया, ठीक है। तो 50 रुपये हमने फिर भी अपने स्टॉप लॉस से नीचे बेचा, इन्वेस्टिंग पोजीशन थी। अगर ये यहीं से ऊपर आ जाता, इसके ऊपर जाता, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस होता, मैं फिर से बाई करता, बट ये भाई साहब चले गए नीचे। और देखो इसमें मैं फंडामेंटल्स की बात भी नहीं कर रहा, टेक्निकल्स इसलिए ज़रूरी होते हैं। आपका जो शेयर 700 रुपये का था वो आपने 400 पे एग्जिट किया है, बट वो शेयर आज आपका कितने पे बंद हुआ है, 140 रुपये पे। तो ये आपका टाइम बचता, जो 1-1.5 साल से ऊपर आपका बचता है यहाँ पे, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक 2 साल ही हो गए, राइट। तो 1.5-2 साल आपके जो हो गए, जो भी हो गए यहाँ पे टाइम पीरियड, अब मैं टाइम कैलकुलेट नहीं कर रहा एग्जैक्ट, बट ये टाइम आपका बचता पूरा। ये टाइम बचने के साथ साथ आपका पैसा भी बचता, क्योंकि आप तो 400 पे बेच गए,
राइट। अब ये भाई साहब चल दिए नीचे 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 और फिर इसने यहाँ पे एक रेंज बनानी शुरू करी, जो कि मैं कहूँगा फर्स्ट पॉजिटिव साइन था इसके लिए, बट कोई बड़ा पॉजिटिव साइन नहीं था क्योंकि रेंज ऐसी कोई अच्छी नहीं थी, बट वो रेंज आपको यहाँ पे क्लियर दिख रही है। ऑल्ट एस दबाया मैंने, यहाँ पे मेरी एक लाइन ड्रॉ हो गई हॉरिजॉन्टल, और मेरे को यहाँ पे एक लाइन अच्छी सी नहीं मिल रही, ये एक लाइन ठीक है, राइट, ये लाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी बड़ी क्लियर सी। इसके सिवाय मेरे को इसमें कोई ऐसा दम नहीं दिख रहा स्टॉक के अंदर। ये जो है यहाँ पे जब ये ब्रेकडाउन आया, मैं वॉल्यूम्स ऑफ कर रहा हूँ, मैं वॉल्यूम्स क्यों ऑफ कर रहा हूँ, ताकि आपको कैंडल ढंग से दिखे। ये जो ब्रेकडाउन है बहुत ही खराब ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन में आपको इसको बिल्कुल सेल कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ऐसे को ड्रॉ करना चाहें, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे कि हाँ जतिन हमें तो ये गिरावट यहाँ से भी ऐसी दिख रही है सीधा चलती हुई, तो आप कर सकते हैं, बट क्योंकि ये बीच में कनेक्ट नहीं कर रहा था तो फिर इसलिए मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया, और मुझे लगा ये मेरे लिए मोर देन इनफ है चार्ट को समझने के लिए। अब इसका जो एक डिसाइसिव लेवल है ना, आप मान लें 100-110 रुपये का जो भी लेवल आप मानना चाहें, जो ये लाइन आ रही है, अगर ये इसके नीचे गया तो इसके लिए पूरे फ्लड गेट्स खुले हुए हैं, कहीं पे भी जा सकता है। बट इस लेवल के नीचे भी मेरे को ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इनफैक्ट जो चीज़ हमें है कि यहाँ पे ख़त्म हो चुकी, उस पर हम यहाँ पे बात क्यों करेंगे। तो मेरे लिए आरबीएल बैंक इज़ नॉट अ बाय राइट नाउ। अब ये बाय कब बनेगा, राइट, अब यहाँ तक के लिए तो शायद ही हम रुक पाएँ। अगर मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया होता तो मेरे को समझ आता है, बट अगर मैं आज एज अ न्यू इन्वेस्टर इसमें जंप करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूँ, राइट। तो अब आपको क्या करना है, चाहे अर्निंग्स आए इसकी किसी भी तारीख, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं ध्यान देना। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है हायर बॉटम फॉर्मेशन का। हायर बॉटम फॉर्मेशन कैसे आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल चीज़ है। ये अभी हो सकता है नीचे जा रहा हो, बट फिर ये ऊपर जाना ऐसे शुरू हो जाए कहीं, राइट। और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो फिर आप देखेंगे एक हायर बॉटम बनता हुआ आपको दिखेगा, और ये आपका हायर बॉटम जैसे बनने शुरू हो जाएंगे। जब ये हायर बॉटम बने, स्पेशली जब तीसरा बनाए ना ये हायर बॉटम, तो कन्फर्मेशन हो जाएगी हमें कि हाँ भैया ऊपर ही जा रहे हो, तब आप इसके अंदर बाइंग करने की सोच सकते हैं, अगर आपकी फंडामेंटल कवरेज है या आप करना चाहते हैं तो। तब तक मेरे ख्याल से आपको इसको अवॉइड करना है। मैं इसमें से ड्राइंग्स हटा रहा हूँ एक बार अपनी सारी। आपको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे स्टॉक्स को। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी वेल्थ डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर आप स्टॉक मार्केट को ब्लेम करेंगे, राइट। तो हमें यहाँ पे अपने आप को अपस्किल करना है, अपने आप को बेटर करना है, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके में आरबीएल बैंक का चार्ट समझाया है। यहाँ पे मैं एक बार रीसेट कर दूँ ताकि हमें आज का चार्ट क्लियर दिखे थोड़ा। अगेन, जो आपके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आपको चार्टिंग में हेल्प करते हैं, चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप इनको ढंग से सीखें, इनको यूज़ करना सीखें, इनके बेसिक चीज़ें सीखें। अब देखो सिंपल चीज़ है ना, हम सब पढ़ते हैं, अगर आपने टेक्निकल ज़रा भी पढ़ा है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे चार्ट का स्ट्रक्चर खराब है। ये देखो 200 दिन पे कैसे रेजिस्टेंस लेता चला गया। ये इसने सपोर्ट लिया स्टार्टिंग में। लेट्स से आप यहाँ कहीं पे भी एंटर हुए होते, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाते, यहाँ पे एग्जिट कर जाते, इस लाल कैंडल पे तो 100% एग्जिट कर जाते, राइट, क्योंकि ये 200 EMA के डिसाइसिवली नीचे आ गया। अगर आपने यहाँ कहीं उठा लिया होता जोश में कोविड टाइम में, तो आप यहाँ पे तो 100% बेच देते, और फिर ये कटा नहीं, और फिर ये ढंग से डिसाइसिवली नहीं कटा। जब भी देखोगे इसमें कंफर्मेशन नहीं आई है, कहीं पे भी इसमें कंफर्मेशन नहीं है। कैंडल बहुत अच्छी मारी इसने, नो डाउट, बट अगले दिन डोजी मार दी और फिर लाल कैंडल, ये कंफर्मेशन नहीं है, और फिर भाई साहब नीचे चल दिए। और आज इसने बहुत ही खराब एक गैप डाउन दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले से चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट अगर नहीं बना होता, लेट्स से यहीं का यहीं होता, तो इसको हम एक ब्रेक अवे गैप कहते हैं कि ये नीचे की साइड पे एक ब्रेक अवे गैप आ गया है, जिसमें आपको मोमेंटम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर नीचे जा रहे हैं तो नीचे ही जाना है। और आप वॉल्यूम देख सकते हैं, आई थिंक इसकी आज तक इतनी वॉल्यूम नहीं आई। वॉल्यूम का बार इतना ऊपर है कि मेरे को वॉल्यूम्स ऑफ करनी पड़ रही हैं। देखो वॉल्यूम्स इसकी यहाँ तक दिखा रहा है। सो इतनी वॉल्यूम्स इसकी लिस्टिंग डे पर भी नहीं थी। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हो सकता है कि इस बैंक में एज इन्वेस्टर्स भी आप खूब कमा लें, मैं मना नहीं कर रहा, बट जो मार्केट हमसे चार्ट पे कह रहा है उसको तो हमें सुनना बहुत ज़रूरी है ना। ये तो शेयर मार्केट अपनी भाषा में हमसे कुछ कह रहा है, तो ये भाषा तो हमें समझनी ही है, सीखनी ही है। और अगर आपको कैंडलस्टिक ज़रा भी कंफ्यूजिंग लगते हैं, कुछ नहीं, लाइन चार्ट पे चले जाओ ना। लाइन चार्ट क्या है, अब ये लाइन चार्ट पे नहीं दिख रहा आपको कि गिर रहा है, बिल्कुल दिख रहा है गिर रहा है। तो लाइन चार्ट पे चले जाओ, जो चीज़ समझ आती है उस पर जाओ और अपने आप को अपस्किल करें। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से मार्केट्स आपको बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं। हमने इनफैक्ट अभी इंडिया मार्ट पे बहुत लंबा आधे घंटे का मैंने अपना जो टेलीग्राम पे पोस्ट मार्केट अपडेट आता है ना, तो डिस्कशन में मेरे को कभी कभी पता नहीं चलता, मैं बोलता चला जाता हूँ। एंड मुझे लगता है कि जो जो ज़रूरी है सारी चीज़ें कवर कर लें, तो कभी कभी लंबा हो जाता है। तो लास्ट जो थर्सडे को बात हुई थी उसके अंदर आई थिंक इंडिया मार्ट की बहुत बड़ी डिस्कशन मैंने करी थी, और उसमें मैंने यही बताया था कि मार्केट्स हमें अगर यहाँ पे कहेंगी कि आपको इंडिया मार्ट एग्जिट करना है, विच इज़ वन ऑफ आवर लार्जेस्ट पोजीशंस,
2000 का शेयर खरीदा, 10,000 हो गया, 10,000 से वो 6,500 पे आ गया है। हमारा इन्वेस्टिंग का स्टॉप लॉस जिस दिन मार्केट कहेगी ना कि ट्रिगर हो गया, वी विल एग्जिट, क्योंकि हमें नहीं पता उसके बाद क्या हो जाए। ये जोन मैं क्यों देखना चाहूंगा अपनी लाइफ में? 1.5-2 साल में क्यों वेट करूंगा एक स्टॉक के लिए और रिकवरी के लिए, और हो सकता है रिकवर ना हो। आई लाइक माई कंपनीज दैट आई ओन, तभी उनमें पैसा डाला हुआ है। आई अंडरस्टैंड माई कंपनीज दैट आई ओन, तभी उनमें पैसा डाला हुआ है। बट अगर मार्केट मुझसे कुछ कह रहा है, उसको इग्नोर करना कैन बी द डम्बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आपको भी नहीं करना। तो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें। होपफुली आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट आप जो रेस करना चाहते हैं बिल्कुल करें, कमेंट सेक्शन में मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आप पूरा केस भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम कल परसों में कभी डिस्कस इसे कर सकते हैं। बट आई थिंक आप लोगों को बड़ी क्लैरिटी है केस पे कि हुआ क्या है। हर जगह न्यूज़ में है, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड हो रहा है, हर टेलीग्राम चैनल पे दिख रहा होगा आपको, राइट। बट आपको क्या करना है, लॉजिकली मैंने आपको समझाया है। अगर आप शुरू से इन्वेस्टेड होते हैं, बीच में कहीं आते हैं, अब कहीं आना चाह रहे हैं, सारे केसेस लेके हमने समझाए हैं यहाँ पे। एंड उसी बेसिस पे आपको इन्वेस्टिंग के लिए अपना काम करना है। ट्रेडिंग में आप जो करना चाहते हैं आप करें, अपना रिस्क मैनेज करें, अपना स्टॉप लॉस लेके चलें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एज इन्वेस्टर्स यहाँ पे बॉटम फिशिंग में जितने लोग जाते हैं ना, बॉटम पे ही चले जाते हैं। फिशिंग तो छोड़ो, उनसे होती ही नहीं, बॉटम पे ही चले जाते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी और समझनी बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप वो चीज़ें समझेंगे तो फिर आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर, बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। यहाँ से आप कंपाउंडिंग बहुत हैवी ला सकते हैं। लोग यहाँ पे कहते हैं 15% आ जाएगा। जनवरी 1, 2018 से हम अपनी रिटर्न्स ट्रैक कर रहे हैं। हमारी कैगर पिछले मंथ एंड तक की थी 29%, और इस करेक्शन से पहले हमारी कैगर चल रही थी 31% की, राइट। तो आप सोचें कि आप कितनी रिटर्न्स इन्वेस्टिंग से ला सकते हैं। ट्रेडिंग की नहीं बता रहा मैं आपको, इन्वेस्टिंग की ही बता रहा हूँ। ट्रेडिंग की रिटर्न्स मैं एक्टिवली ट्रैक नहीं करता अनफॉर्चुनेटली, तो मैं आपको इन्वेस्टिंग की ही रिटर्न्स बता रहा हूँ। बिकॉज वहाँ पे हम, क्योंकि मनी क्राफ्ट हमारी एडवाइजरी फर्म है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको एक जनरली हम बताएं कि हम किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, हमारी क्या रिटर्न आई हैं और क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहेंगी। बिकॉज ये सारी चीज़ें हमें क्लाइंट के साथ डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम उन चीज़ों को ट्रैक करते हैं। मैं आपको ये भी कह दूं कि हमसे ज़्यादा भी लोग रिटर्न्स ला रहे होंगे, मेरे को कोई डाउट नहीं है उस बारे में। बट यहाँ पे मोस्टली लोग बहुत ही कम रिटर्न्स लाते हैं, एंड उस चीज़ से आपको बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने आप को अपस्किल करें, चीज़ें थोड़ी समझें, एंड कमेंट्स में अपने डाउट पूछें ताकि मैं उनको रिजॉल्व कर सकूं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल टू मेक न्यू कंटेंट फॉर यू गाइज। और जो आपका नेक्स्ट ईयर आ रहा है उसके अंदर हम कई सारे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप स्टॉक्स भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ रिसर्च अब उस साइड पे शिफ्ट हो रहा है अगले साल के लिए। एंड आई डू होप कि आपके लिए हम कुछ हिडन कंपनीज, हिडन जेम्स ढूंढ के ला सकेंगे, एंड उनमें मैं भी पैसा डालूंगा। एंड अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं तो आप भी उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद।